Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drugs and Cosmetics Act 1940 and its rules 1945, part first. So let's start. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन क्या है, जो शेड्यूल्स हैं एक्ट के एंड रूल्स के उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर अपन वो चीज़ें फॉलो अप ना करें तो कौन कौन सी पेनल्टीज अपने को देने को मिल सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स की अगर बात करें तो कौन सी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना प्रोहिबिटेड है, अपन नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चर करते वक्त अपने को कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन के अंदर कौन से फॉर्म्स अपने को सबमिट करने होते हैं, टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, लोन ऑफ लाइसेंसी एंड रीपैकिंग लाइसेंस किस तरीके से किया जाता है। एट लास्ट वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करें तो क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स बात की जाती है एक्ट की कि भाई एक्ट है क्या, तो अगर एक्ट की बात की जाए तो शुरुआत में अगर अपन बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है वो किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करता है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद अपन बताते हैं कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, संविधान की बात करें, तो जब भी कोई देश चलाता है, कोई कंट्री चलाता है तो उसके अंदर कुछ कानून है जो कि अप्लाई किए जाते हैं कि भाई अगर आपको नागरिक हैं, अगर आपको रहना है तो आपको इस तरीके से रहना पड़ेगा, अगर आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ सजा दी जाएगी। तो ये किस तरीके से है जो कि फॉलो अप होता है उसके बारे में अगर बात करें तो जो संविधान है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके से है जो कि टीम वाइज डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियल। लेजिस्लेटिव्स की बात करें तो बेसिकली जो विधान संबंधी है, जो संगठन है जो कि कानून को बनाते हैं, तो जो कानून बना रहे हैं यानी कि ऑब्वियस है कि जो पूरी की पूरी कंट्री है या जो पूरा देश है उसका सबसे हाई पावर कमांड होगा यानी कि प्रेसिडेंट, जो कि कानून बनाते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर ये चीजें हैं जो कि रहेंगी, इस तरीके से चलाना है, अगर कोई ये नहीं चलाए तो इस तरीके से आप इन्हें न्याय है जो कि दे सकते हैं। फिर ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट की तरफ जाती है यानी कि जो संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है और इस तरीके से बिल है जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ है जो कि फॉरवर्ड होता है। देन जो प्रेसिडेंट ने यानी कि जो लेजिस्लेटिव कमिटी ने है जो चीजें बना दी, जो कानून या जो कानून बना है, अब उन्हें एग्जीक्यूट कौन करेगा, उन्हें पास कौन करेगा, तो उसके लिए भी एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा सत्ताएं होते हैं देश में। जैसे कि अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स और जो उसके काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा पावर में रहते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि एग्जीक्यूट की जाती हैं इन कार्यकारी यानी कि जो इन संविधान के कारण। बेसिकली जो प्लान्स हैं इनके थ्रू है जो कि कैरिंग आउट किए जाते हैं और जो भी बिल्स हैं वो इनके थ्रू पास किए जाते हैं। कोई भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करना है सारा का सारा एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करती है। और अगर जैसे कि प्रेसिडेंट ने आपको है जो कि लॉज बता दिए, कानून बना दिए, फिर प्राइम मिनिस्टर्स ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कानून है जो कि पास कर दिया, फिर अगर कोई पर्सन है जो कि इसका प्राविधान को फॉलो नहीं करता या इसे तोड़ता है तो उसके लिए कमिटी है जुडिशियल यानी कि जो न्याय तंत्र है, जो कानून है वो बताता है कि हाँ भाई आपने इस तरीके से इन चीजों को तोड़ा है, तो उनको एक्सप्लेन करते हुए वो उन्हें कुछ ना कुछ सजा भी देता है। तो अगर न्याय तंत्र की बात करें तो अगर पूरे देश में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ये था कि भाई आप कोई कानून बना रहे हैं तो वो किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से पास हो रहा है, किस तरीके से उसके उल्लंघन पे सजा दी जाती है। अब वापस चलते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे कि भाई किस तरीके से बना, ये क्या है और नहीं फॉलो करोगे तो आपको कौन कौन सी पेनल्टीज मिलेंगी। तो सबसे पहले जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या हैं उनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो जैसे कि अपन ने देखा कि संविधान क्या है, किस तरीके से कानून है जो कि बनाए गए हैं और किस तरीके से उनको फॉलो अप करना जरूरी है। तो उसमें जो ड्रग है, क्योंकि ड्रग एक असेंशियल कमोडिटी है, तो उनके लिए भी हैं जो कि कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि जो ड्रग्स हैं वो अपने को मिसब्रांडेड ना मिले, या जो अगर अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट में करें जो कि कानून बनाया गया उसके आधार पर ही। और अगर वो चीजें नहीं की जाती तो आपको पेनल्टीज कौन कौन सी मिलेगी। तो बेसिकली जो प्रॉपरली जो लेजिस्लेटिव कमिटीज हैं, जुडिशरी कमिटीज हैं, इनके लिए भी लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग इज एन असेंशियल कमोडिटी। तो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो आया कैसे, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, उसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स
bill introduced in 1937 was withdrawn due to heavy criticism, and later on the drug bill was introduced and the Drug and Cosmetic Act was enacted on 10th April 1940. The rules were framed under this act in 1945. यानी कि बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी है जो कि संविधान लागू किया गया, इसके लिए भी एक जुडिशरी कमेटी बैठी है, लेजिस्लेटिव्स बने कि जो ड्रग्स हैं वो किस तरीके से बनानी चाहिए, किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले कानून बना था इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स का 1937 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर उसे है जो कि मॉडिफाई किया गया ड्रग बिल में, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बन के आया 10 अप्रैल 1940 में, और ये जो सारे के सारे रूल्स हैं वो पास हुए 1945 में। Basically, drug is essential commodity and it's required to be regulated in terms of its import, manufacture, sales and distribution. यानी कि जो ड्रग है एक essential commodity है, अपने को रिक्वायर्ड रहती है, तो उसका जो रेगुलेशन है कि वो किस तरीके से अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ये जो एक्ट है वो पास किया गया। The network is required to be developed to root our adulterated, misbranded and spurious drugs from the society. यानी कि बेसिकली जो ये एक्ट है वो इसलिए पास किया गया ताकि जो एक नेटवर्क है वो अपन डेवलप कर सकें, ताकि जो एडल्टेटेड है यानी कि जो मिलावट ड्रग्स हैं, मिस ब्रांडेड यानी कि जो गलत तरीके से ब्रांड की जाती हैं, एंड जो स्पूरियस यानी कि नकली ड्रग्स हैं वो मार्केट से हैं जो कि हटाई जा सके या उनको है जो कि पता लगाया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली एक असेंशियल कमोडिटी है, तो किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी को हार्म ना हो, या फिर कोई पर्सन सोसाइटी को हार्म पहुंचाना चाहता है इस तरीके से, तो उनके लिए कुछ पेनल्टीज दी जा सकें। Prior to this act, any drug or cosmetic could be imported and sold in India, even this were banned in the country of origin. और इस एक्ट से पहले क्या था कि कोई भी ड्रग जो कि किसी देश में बैन है, जिसमें वो खुद मैन्युफैक्चर होती है, बट इंडिया के अंदर अपन इंपोर्ट कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, बिना ये जाने कि हाँ ये किसी ना किसी इंसान के शरीर में है जो कि कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए है जो बेसिकली ये एक्ट आया है। This act and their rules have been amended from time to time. Major amendment was in 1982. In this year 1982, Schedules E, I, L were dropped, Schedule G and H were revised, and Schedule X was introduced. यानी कि बेसिकली अगर बात करें तो ये जो एक्ट है 1945, इसे बार बार है जो कि मॉडिफाई किया गया, इसके अमेंडमेंट्स आए गए, क्योंकि मॉडिफिकेशंस आते हैं तो बार बार अपन इसको चेंज भी करते हैं कि हाँ भाई अब ये चीज़ें बेहतर हैं, अपन इसको है जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो था 1982 में। कुछ जो शेड्यूल्स हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के कि आपको कौन सी ड्रग किस तरीके से परचेज करनी है, अगर आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, तो कौन से लाइसेंस अप्लाई किए जाएंगे, कौन सी पेनल्टीज हैं, उन सब के अंदर जो शेड्यूल्स बनाए गए थे उसमें जो शेड्यूल ई, आई और एल है उसे हटा दिया गया, शेड्यूल जी और एच को वापस रिवाइज किया गया, शेड्यूल एक्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। In 1988, Schedule M incorporating GMP यानी कि Good Manufacturing Practices were amended and Schedule Y pertaining to clinical trials of new drug formulation was incorporated. यानी कि 1988 के अंदर M जो शेड्यूल है उससे अगेन अमेंडमेंट किए गए कुछ, और शेड्यूल Y है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया। शेड्यूल टी ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन वर इंट्रोड्यूस इन 2000, यानी कि जो शेड्यूल टी है जो कि आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए है, किस तरीके से आपको बनानी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, लाइसेंसिंग क्या रहती है, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि 2000 में शेड्यूल्स में ऐड की गई। तो बेसिकली अगर बात करें कि ये जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से एक्ट हैं, अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस या कौन कौन सी एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, बना रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की जो कि आपको इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ड्रग की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा टर्मिनोलॉजी दिखेगी कि भाई ड्रग क्या है, सब्सटेंसेस क्या हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपन मोस्टली देखते हैं कि वो ड्रग है बट वो ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ड्रग क्या है, तो ऑल द मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड सब्सटेंसेज यूज फॉर इन द डायग्नोसिस, identification of a nature of an illness, treatment, medical care given to a patient for an illness or injury, mitigation, the action of reduce the severity, seriousness and painfulness of something, or prevention, the action of stopping something from happening like prophylaxis, or
any disease or disorder in human being or animal, including preparation applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes। यानी कि बेसिकली अगर बात करें ड्रग की डेफिनेशन की, तो ड्रग कोई भी एक मेडिसिन हो सकती है जो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली अप्लाई की जा रही है, जो बेसिकली किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, माइट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब इसमें भी जैसे कि ड्रग की बात की जाए तो ड्रग क्या है, जो कि एक मेडिसिन है जो कि एक्सटर्नली या फिर इंटरनली यूज की जाती है। वाइल सब्सटेंस की बात की जाएगी तो सब्सटेंस एक लिक्विड थिंग है जो कि बेसिकली में भी उसको ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज ना कर रहे हो। जैसे कि अगर बात की जाए वाटर फॉर इंजेक्शंस हैं, आईवी इंजेक्शंस हैं, ग्रिप वाटर्स है, सैनिटरी पैड्स है, बोरलिन है, दे आर द ड्रग्स। यानी कि वो किसी ना किसी ट्रीटमेंट में काम आ रही है, अपन कोई ना कोई प्रिवेंशन या फिर प्रोफाइलेक्सिस में काम आ रही है। और अगर प्रोटीन की बात करें, अर्जुना की बात करें, गुटके की बात करें यानी कि गुड़ाखू की, दे आर द नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, वो ड्रग कैटेगरीज के अंदर नहीं आती। दे आर द बेसिकली टॉनिक्स या फिर एक तरीके की दूसरी तरीके की मेडिसिन हैं। The substance other than food which may affect the structure of or any functions of the human body or used for the destruction of insects or vermin which cause disease in human being or animals at specified from time to time by the central government by notification in the official gazette। यानी कि बेसिकली जो सब्सटेंस है जो कि अदर देन फूड्स हैं, जो कि किसी ना किसी चीज की स्ट्रक्चर या फंक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट्स हैं या फिर कोई वर्मिन है जो कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो known as these systems। The substance used as component of drug including empty gelatin capsules। यानी कि जो सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो लिक्विड थिंग्स थी बेसिकली, जैसे कि जो empty gelatin capsules हैं, they are the substances। The devices used for internal and external use in the diagnosis, treatment, mitigations or prevention of disease or disorder in human being or animals as may be specified from time to time by the central government by notification in the official gazette after consultation with the drug technical advisory board DTAB। यानी कि जो डिवाइसेस जो कि किसी ना किसी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर माइटिगेशन या फिर प्रिवेंशन के लिए काम आ रही है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रग्स। अब बात करते हैं ड्रग्स के बाद कॉस्मेटिक्स की, कि कॉस्मेटिक क्या हैं। तो ऑब्वियस हैं, जो भी अपन अप्लाई कर रहे हैं टू प्रमोट द अट्रैक्टिवनेस या फिर अपीयरेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, दे आर द कॉस्मेटिक। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इट मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी स्प्रेड, poured, rubbed or sprinkled on or introduced into or applied to the human body or its any part for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance। It also include any article intended for use as a component of cosmetic। यानी कि बेसिकली कॉस्मेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो स्किन को है जो कि अच्छा करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी अपन स्प्रे कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, किसी भी वे में अप्लाई कर रहे हैं, दे आर कॉस्मेटिक्स। फिर बात करते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ये क्या हैं। तो दिस इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन यूज फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पज or used in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease or disorder in human beings or animals and manufactured exclusively in accordance with the formula described in the authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani Tibbet systems of medicines specified in the first schedule of the Drug and Cosmetic Act 1940। यानी कि बेसिकली अगर अपन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की बात करें तो ये भी नॉर्मल ड्रग की डेफिनेशन की जैसे ही है कि कोई भी है जो कि ड्रग है जो कि डायग्नोस करने के लिए काम आ रही है, ट्रीट कर रही है, माइटिगेट कर रही है या फिर प्रिवेंट कर रही है किसी ना किसी बीमारी को। बट अकॉर्डिंग टू जो बुक्स हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, जो कि आपके शेड्यूल में बताई गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल में, उनके आधार पे जो सारी मेडिसिन हैं, दे आर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। फिर बात करते हैं गुड़ाकू की, जिसे गुटखा भी कहते हैं। इट इज अ टोबैको प्रोडक्ट यूज फॉर रबिंग अगेंस्ट ह्यूमन टीथ। इट कंटेन टोबैको पाउडर, लाइम एंड मोलेसेस along with red minerals matter। इट इज अ कॉस्मेटिक विद इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि बेसिकली जो टोबैको पाउडर है एक तरीके से टिप पे है जो कि रब करने के लिए काम आता है, ये भी तरीके का कॉस्मेटिक है जो कि कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर बात करते हैं पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन। इट मीन्स यानी कि जो पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं उसका क्या मतलब है, उसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली जो पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो इसलिए यूज की जाती है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा जो हक है उस पर्टिकुलर पर्सन का है। तो ये है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। In relation to Ayurvedic, Siddha, Unani system of medicines, all formulation containing only such ingredient mentioned in the formula
described in authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani system of medicine is specified in first schedule to the act, but does not include the medicine administered by the parental routes are the patent of proprietary medicines। यानी कि बेसिकली जो बुक्स के अंदर मेंशन है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के अंदर, उसके आप कोई ना कोई अट्रैक्टिव फॉर्मुलेशंस बना रहे हो तो दे आर द पेटेंटेबल मेडिसिन, बट ये पेरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेट नहीं की जा सकती या नहीं की जाने वाली हो। यानी कि अगर सपोज आपको कोई मेडिसिन है जिसका पेटेंट लेना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयुर्वेदिक, सिद्धा या फिर जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं उनकी जो फॉर्मुलरीज हैं उसके अंदर देखेंगे पर्टिकुलर कोई ड्रग जिसका आपने यूज देख लिया, फिर उसकी आप कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशंस बनाओगे, दे आर द पेटेंटेबल मेडिसिन। In relation to any other system of medicines, including allopathic, a drug present in the form ready for internal or external administration of human being or animal and which is not included for the time being in the addition of Indian pharmacopoeia or any other pharmacopoeia। और दूसरी अगर बात करें डेफिनेशन की इन रिलेशन टू, तो बेसिकली जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती हैं बट which is not included for the time being in addition of Indian pharmacopoeia or any other pharmacopoeia। फिर बात करते हैं जो मेन जो अपन डेफिनेशन में अपने को देखने को मिलता है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, एडल्टेटेड या फिर स्पूरियस। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या हैं, स्पूरियस ड्रग्स क्या हैं या फिर एडल्टेटेड ड्रग क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिस ब्रांडेड की, तो अगर अपन डेफिनेशन से पकड़ें कि भाई नाम क्या है, मिस ब्रांड यानी कि गलत तरीके से है जो कि इसको ब्रांड किया गया है, यानी कि ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी उसकी ओरिजिनल चीज को लेके। तो अगर मिस ब्रांडेड की बात करें तो तीन तरीके के डेफिनेशन हैं, यानी कि आपको किसी भी ड्रग के अंदर ये तीन चीजें देखने को मिले तो दिस इज मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ इट इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, यानी कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लेबल है जो कि नहीं हो तो वो मिस ब्रांडेड है। इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर, पॉलिश दैट डैमेजेस, कंसील और इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यूज देन इट इज रियली, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वो जो ड्रग है वो प्रॉपरली कलर्ड नहीं हो, कोटेड नहीं हो और जो उसका जो पॉलिशिंग है वो डैमेज हो, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपन मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो बहुत बार होता है ना कि भैया पैकिंग ये नहीं है, आप दूसरी वाली दो, ये पैकिंग थोड़ी पुरानी लग रही है या फिर डैमेज है, तो दे आर द मिस ब्रांडेड ड्रग। या फिर जो क्वालिटी है उससे ज्यादा वो अपने आप को क्वालिटी बताने की कोशिश करता होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग्स। If the label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or give misleading information, साथ ही साथ अगर कोई false claim वो देता है कि इस तरीके से आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो this is also misbranded drug। फिर बात करते हैं एडल्टेटेड ड्रग, यानी कि जो मिलावटी ड्रग्स हैं वो उसकी डेफिनेशन क्या क्या होगी। तो ऑब्वियस है जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, एडल्टेटेड ड्रग हैं या फिर मिसब्रांडेड ड्रग हैं, उनको आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें पहचानेंगे तभी जो ये एक्ट है वो पर्टिकुलर पर्सन पे आप लागू कर सकते हैं और जो ऑफेंसेस हैं या फिर जो पेनल्टीज हैं उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर बात करें एडल्टेटेड ड्रग्स की, तो एडल्टेटेड ड्रग्स क्या हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो काफी सारे डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले, if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance, यानी कि बेसिकली अगर वो कोई ना कोई पूरा का पूरा पार्ट है जो कि डिकम्पोज हो रखा है, गलत है, पुटेड है, तो दे आर द एडल्टेटेड ड्रग्स। If it has been prepared, packed or stored under poor sanitary conditions whereby it may have been contaminated with filth and rendered injurious to the health, यानी कि बेसिकली कोई भी मेडिसिन अगर आप बना रहे हो तो उसे बहुत ही गंदी आपने सैनिटरी कंडीशंस में रखा है, असेप्टिक कंडीशंस आपने नहीं अप्लाई की है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, कंटामिनेटेड सिस्टम्स हैं, तो वो भी आपके एडल्टेटेड ड्रग्स हैं। इफ कंटेनर ऑफ द ड्रग is composed in whole or in part of any poisonous substance which may render the content injurious to the health, साथ ही साथ जो ड्रग है उसका जो कंटेनर है वो किसी ना किसी पॉइजनियस सब्सटेंस से बना है तो भी वो ड्रग है जो कि एडल्टेटेड है, मिलावटी है, वो किसी ना किसी पीपल को हार्म कर सकती है, तो इट शुड बी नॉट इन यूज, और अगर कोई यूज करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। इफ इट कंटेन्स अ कलर अदर देन वन इच इज प्रिस्क्राइब्ड, साथ ही साथ अगर आपको ड्रग ले रहे हो जो कि प्रिस्क्राइब्ड व्हाइट कलर में है और आपको कोई डिफरेंट कलर में दी जा रही है तो वो भी एडल्टेटेड ड्रग है। इफ द ड्रग कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, साथ ही साथ अगर ड्रग के अंदर कोई हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो भी वो एडल्टेटेड है। और इफ इट इज एडमिक्स विथ एनी सब्सटेंस सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ,
साथ ही साथ कभी कभार ये होता है कि ड्रग की क्वांटिटी तो उतनी दे दी बट उसकी स्ट्रेंथ या फिर क्वालिटी है जो कि कम हो गई। जैसे कि अगर बात करें चाय पत्ती है, चाय पत्ती एक तरीके से यूज करके उसको वापस अगर मार्केट में अगर बेच दिया जाए तो क्या होगा, क्वांटिटी तो उतनी है बट उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो गई, तो दिस इज द एडल्टेटेड प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। इन रिलेशन टू ड्रग और कॉस्मेटिक, एनी प्रोसेस फुल्ली और पार्शली used for making, altering, ornamenting, finishing, packing, labeling, breaking up, or otherwise treating or adopting any drug cosmetic with a view to its sale or distribution, but does not include the compounding or dispensing of any drug or the packing of any drug or cosmetic in the ऑर्डनरी कोर्स ऑफ डिटेल बिजनेस। यानी कि बेसिकली अगर मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वो चीज है कि आप कोई ना कोई ड्रग है जो कि बना रहे हो, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, उसको फिनिशिंग दे रहे हो, उसकी लेबलिंग कर रहे हो, उसको ब्रेक करके कुछ दूसरा रूप दे रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, जो कि इन चीजों को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बताई गई हैं। बट जो कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग है किसी भी मेडिसिन की, जो रिटेल बिजनेस है, उससे मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर अपन प्रॉपर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या है, ड्रग को बनाना, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना, फिनिशिंग देना, लेबलिंग करना और या फिर उसको सबमिट कर देना, सेल करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके आगे जो कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग वाली जो चीज है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। एट लास्ट अगर बात करें स्पूरियस ड्रग्स, तो स्पूरियस की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो जो बेसिकली जो जाली या फिर जो नकली मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी स्पूरियस हैं। तो जो पर्टिकुलर ऑफिसर है उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो स्पूरियस मेडिसिन है वो कौन सी है, ताकि अगर कोई पर्सन है जो कि इस तरीके से ऑफेंस करते हुए अपने को मिले तो एटलीस्ट अपन उसके ऊपर पेनल्टीज लगा सके, पहचान सके कि हाँ दिस इज स्पूरियस ड्रग्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि इस डेफिनेशन के अंदर आती हैं। स्पूरियस या फिर जो नकली ड्रग्स हैं उसकी कौन कौन से डेफिनेशन से देखते हैं, या कौन सी चीजें देखने पे आप उसे स्पूरियस ड्रग्स है जो कि घोषित करोगे। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, यानी कि अगर कोई मेडिसिन आपको देखने को मिले जो कि इस तरीके से नाम है जो कि किसी ना किसी दूसरी ड्रग का है, तो दिस इज स्पूरियस, नकली ड्रग है। imitation of a substitute for another drug, or if it is resemble another drug in a manner likely to receive or bear upon it or its label or container the name of another drug, यानी कि अगेन अगर कोई दूसरी दवाई का नाम देखकर आपको कोई दूसरी दवाई बेच रहा है तो दिस इज अगेन स्पूरियस ड्रग। if it has been substituted wholly or in a part by any another drug substance, या फिर आपकी जो ड्रग है वो किसी ना किसी दूसरी ड्रग के साथ मिक्स कर दी गई है तो भी ये स्पूरियस ड्रग है। If it claimed to be the product of a manufacturer company of whom it is not truly a product, साथ ही साथ अगर आप उसके ऊपर कोई ऐसा बैनर देखें जो कि उसका मैन्युफैक्चर नहीं है या वो कंपनी नहीं है, वो गलत नाम लिखा गया है, तो भी वो एक स्पूरियस ड्रग है। यानी कि बेसिकली जो फेक चीजें हैं जो रियल नहीं है, दे आर द स्पूरियस मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें कौन कौन से डेफिनेशंस हैं, अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये एक्ट आया क्यों, तो ऑब्वियस है एक एसेंशियल कमोडिटी होने के चक्कर में क्या आप गलत चीज तो नहीं खा रहे, क्या आप कोई मिलावटी चीज तो नहीं खा रहे, क्या एक पर्सन के ऊपर वो हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या बेच रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, इस सबको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट है जो कि पास किया गया। ये सारी की सारी चीजें आज अपन इस वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से शेड्यूल्स हैं जिसके अंदर ये चीजें आती हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.